नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बहू का सास ससुर को घर से अलग थलग करने का एक अभिजात्यपूर्ण और संभ्रात तरीका। रेणुका जी को लगा बेटा साहिल रुकने के लिए कहेगा। साहिल ने कुछ नहीं कहा। वह सोच रहा था जीवन भर का साथ तो पत्नी के साथ ही निभाना है। मुंबई सेंट्रल पर ट्रेन रुकी तो वाजपेयी जी अपनी पत्नी रेणुका के साथ ट्रेन से उतरकर खड़े हो गए। स्टेशन पर एक दूसरी ही दुनिया लग रही थी। लगा कहाँ जा रहे हैं सब, अपने अपने घर या अपने घर से दूर। सभी को जल्दी थी। अचानक दोनों की नज़र अपने बेटे साहिल और बहू कोमल पर पड़ी। दोनों ने उनके पैर छुए तो रेणुका जी ने तो बहू को गले ही लगा लिया। रेणुका जी कोमल से नया संबंध जोड़ने के लिए अति उत्साहित थी। पिछले महीने ही विवाह के एक हफ्ते बाद ही साहिल कोमल के साथ मुंबई वापस आ गया था। रिश्तेदारों की भीड़ और नए पुराने रीति रिवाजों की भीड़ में रेणुका जी का बहू से केवल औपचारिक रिश्ता ही बन पाया था। फोन पर भी ज्यादा बात साहिल ही करता था। स्टेशन से थाने तक लगभग 1 घंटे की ड्राइव में कोमल चुप ही थी। वाजपेयी जी और साहिल तो वैसे भी आपस में कम बोलते थे। बस रेणुका जी ही सबसे कुछ न कुछ बात करती रहती थी। साहिल और उससे बड़ी सुरभि जब स्कूल जाते थे, उनकी स्कूल की बातें बिना सुने उसे चैन नहीं आता था। रेणुका जी कार से बाहर देख रही थी। तेज रफ्तार गाड़ियां जिस अनुशासन से अपने अपने लाइन में फर्राटे से भाग रही थी, रेणुका जी को किसी दौड़ प्रतियोगिता की आवाज आने लगी। अब वे खुद भी तो उस दौड़ का हिस्सा थे। घर पहुंचकर वाजपेयी जी और रेणुका जी नहा धोकर खाना खाकर आराम करने लगे। साहिल कोमल के नए घर में लेटते ही रेणुका जी को अपने लखनऊ का घर याद आ गया, जहां उन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। वाजपेयी जी के रिटायर होने पर साहिल के विवाह के बाद वे अपना घर बेचकर यहाँ आ गए थे। सुरभि दिल्ली में थी। दोनों जीवन संध्या की यह बेला बेटे बहू के साथ बिताना चाहते थे। समय की दूरी पर चलता अतीत में खोया मन कब निश्चेत हो गया पता ही नहीं चला। कोमल का समय ऑफिस और घर के कामों में बीतता था। रेणुका जी ने कहा, बेटा घर के कामों की चिंता मत किया करो, काफी काम तो मेड कर ही जाती है, बाकी मैं कर ही लूंगी, पूरा दिन खाली तो रहती हूँ। लेकिन कोमल उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती थी। सब काम खुद करना पसंद करती थी। अपनी गृहस्थी में उसे किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था और सास का तो बिल्कुल भी नहीं। रेणुका जी को घर के कामों से अलग थलग रखने में कोमल का रेणुका जी के प्रति सेवा भाव होता तो बात और थी, पर कोमल बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रेणुका जी किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े। प्रत्यक्षतः वह इतना ही कहती, नहीं मम्मी जी, कोई काम होगा तो बता दूंगी, आप लोग बस आराम करें। वे दोनों उसके लिए केवल मेहमान थे और एक सीमा उन्हें दम घुटू लगने लगी थी। कोमल के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वे आलोचना कर सकें, पर जिस अपनेपन की उन्हें आशा थी, वो भावनात्मक संबंध जोड़कर वे दोनों के जीवन का अंग बनना चाहते थे, उसे पूरी तरह से कोमल ने नकार दिया था। कोमल उस घर की एक छत्र मालकिन थी। ऐसी स्थिति में 1-2 महीने ही वहां रहा जा सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। रेणुका जी सोचती कैसी विडंबना थी, बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी बहुत बड़ी थी। अपने बेटे से कैसे कहे कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे अलग थलग करने का एक अत्याधुनिक और संभ्रांत तरीका खोज निकाला है। तुम्हारे घर में उसे हमारी उपस्थिति बिल्कुल सहन नहीं है। क्या सचमुच साहिल कोमल के इस अभिजात्यपूर्ण व्यवहार में छुपी मानसिकता समझ नहीं पाता? कोमल अभी ऑफिस में थी, साहिल थोड़ा जल्दी घर आ गया था। ऐसे अवसर कम ही होते थे। रेणुका जी ने बात छेड़ दी, सोच रहे हैं थोड़े दिन सुरभि के यहाँ हो आए। रेणुका जी को लगा साहिल रुकने के लिए कहेगा। साहिल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि घर में सब कुछ असहज था। इससे पहले दिलों का तनाव बाहर आए, उनका जाना ही ठीक था। वह सोच रहा था जीवन भर का साथ तो पत्नी के साथ ही निभाना है, फिर उन दोनों का मन भी तो नहीं लग रहा है। उनसे रुकने के लिए न कह पाने की असमर्थता का अपराध बोध था उसे, पर इतना ही बोला, हाँ ठीक है, चले जाइए, फिर यहाँ आना ही है। बिना कहे बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं, खासकर अपनों के बीच। साहिल ही उन्हें स्टेशन छोड़ने आया। कोमल ऑफिस चली गई थी। साहिल ने माँ के हाथ में कुछ रुपए जबरदस्ती रख दिए। माँ की आंखों में आंसू देखकर न जाने कहाँ से उसकी आंखों में भी आंसू पलकों पर ही ठहर गए। पैर छूने झुका तो वाजपेयी जी ने उसे गले लगाते हुए सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए। अगले दिन दोनों सुरभि और दामाद अमन के घर में थे। सुरभि के जुड़वा बच्चों यश और रूही के साथ पूरा घर अस्त व्यस्त था। सुरभि की नौकरी की व्यस्तता और जुड़वा बच्चे आया बच्चों को संभालने में लगी रहती थी।
घर की साफ सफाई का किसी को ध्यान नहीं था। आते ही रेणुका जी ने बेटी की बिखरी गृहस्थी संभाल ली। घर का कायापलट हो गया। सुरभि की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सब काम समय पर होने लगे। आया भी ज्यादा ध्यान से काम करने लगी। छोटे बच्चों की देखभाल नाना नानी की स्नेह छाया में हो रही है। इस बात से अमन और सुरभि दोनों खुश थे। अमन ने सोचा अगर ये दोनों यहीं रह रहे हैं तो आया की क्या जरूरत है। उसने अपने मन की बात रेणुका जी के सामने रख दी। तो उसने भी सोचा अमन ठीक कह रहे हैं कि जो देखभाल घर के लोग करते हैं वह नौकर कहाँ कर सकते हैं। जबकि वाजपेयी जी का सोचना था कि इस उम्र में पूरी तरह से बच्चों और घर को संभालना मुश्किल है, पर वे चुप रहे। धीरे धीरे घर और बाहर के सारे काम दोनों के कंधों पर ही आ पड़े। शुरू शुरू में तो मुंबई के खालीपन के बाद यह व्यस्तता उन्हें अच्छी लगी, परंतु फिर बोझ लगने लगी। आया के जाने के बाद रेणुका जी अकेली कितना कुछ कर सकती थी। उसने स्वयं आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी ली थी। वह किसी से कहती भी तो क्या। सुरभि और अमन आराम से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते। हर शाम रेणुका जी या तो उन दोनों के दोस्तों की आवागमन में लगी रहती या वे दोनों बच्चों से बेखबर बाहर घूमते रहते। सुरभि बिल्कुल भूल गई थी कि माँ सालों से आर्थराइटिस की मरीज हैं और पिता ब्लड प्रेशर के, और इस उम्र में इतनी व्यस्तता और जिम्मेदारियां उनके बस की बात नहीं है। किसी ने नहीं सोचा कि रहने खाने की सुविधा ही जीवन का उत्कर्ष नहीं है। इसके अलावा भी दोनों की कुछ जरूरतें आशाएं हो सकती हैं। वाजपेयी जी को लखनऊ का अपना घर याद आता। सुबह उठकर गर्म चाय के साथ रेणुका जी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना और कई खबरों पर बातें करना, जो उनके रिटायर जीवन का एक हिस्सा हो गया था। अब असंभव था। कैसे फंस गए थे वे और रेणुका जी यहाँ। यह एक दूसरी ही जेल थी जहाँ उन्हें लगता कि उनकी बेगारी करवाई जा रही है। अपनी ऐसी सोच पर वाजपेयी जी को शर्म आती। छी, कितने स्वार्थी हो गए हैं वे इस उम्र में। पर चाहते हुए भी वाजपेयी जी ऐसे जीवन में स्वयं को ढाल नहीं पा रहे थे। रेणुका जी थक कर रात को बेड पर लेटती तो सोचती, माँ की कोख से जन्म लेने वाले उसके खून के अंश ही सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहने का स्वांग करें तो ऐसे रिश्तों का क्या करे कोई। दिन रात जाने अनजाने कितनी ही किरचें हृदय को छलनी करती रहती। दोनों कुछ ही महीनों में अपना अस्तित्व ही भुला बैठे हैं। फिर सोचती, अपने बच्चों के लिए इस शरीर को थोड़ा कष्ट हो भी गया तो क्या, घर में सुख शांति तो है। एक दिन वाजपेयी जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने बेटी से कह दिया, बेटा अब तुम्हारी मम्मी से इतना काम नहीं होता, रोज दर्द से सो भी नहीं पाती वह। सुरभि तुनक कर बोली, मम्मी ने खुद ही काम करना शुरू किया था, मैंने नहीं कहा था उन्हें। मेरा घर जैसा था ठीक था। घर तो सुरभि का ही था, वे दोनों तो मेहमान ही थे। सुरभि ने अमन से आया को वापस बुलाने की बात की तो अमन का मूड खराब हो गया। खैर आया आई तो रेणुका जी ने चैन की सांस ली। लेकिन अमर का व्यवहार बहुत बदल गया, जिसे महसूस कर वाजपेयी जी और रेणुका जी का मन एकदम उचट गया। अचानक एक दिन वाजपेयी जी ने सुरभि से कहा, कुछ जरूरी काम है, हम दोनों कल कानपुर जा रहे हैं। रेणुका जी हैरान हुई पर उस समय कुछ नहीं पूछा। सुरभि ने सपाट स्वर में कहा, ठीक है। रेणुका जी किचन में काम करते हुए सोच रही थी, कोमल के रूखे स्वभाव और उपेक्षापूर्ण व्यवहार होते हुए साहिल अकेला कब तक संबंध निभा पाएगा। समय और स्थान की दूरियां रिश्तों के बीच वैसे ही आ जाती हैं। बेटी दामाद से भी कोई उम्मीद करना बेकार था। रात को सोते समय रेणुका जी ने पूछा, यह कानपुर का क्या चक्कर है? रेणुका, याद है मेरी पहली नौकरी की शुरुआत वहीं से हुई थी और हमारा पहला घर भी वहीं था, इसलिए कानपुर कह दिया। मतलब वहाँ कोई काम नहीं है? रेणुका जी की आंखों का गीलापन उसके गालों पर महसूस करते हुए वाजपेयी जी ने उसे हल्के से छुआ। उस स्पर्श में सहभागिता का एक एहसास था। रेणुका, बहुत बड़ा काम है मकान ढूंढना, है ना? सच ही तो है, रेणुका जी ने सोचा। जीवन का एक बहुत बड़ा सच जिसे वे इस उम्र में भी नकार नहीं पाए थे, एक अपने घर की तलाश। इस बार वे अपना घर किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। रात के अंधेरे में भी दोनों ने एक दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।